अच्छा देखो, टिल लास्ट क्लास गुडविल रिलेटेड सारा डिस्कशन किया था। गुडविल क्या है? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स फॉर अ बिजनेस। अकाउंटिंग फॉर गुडविल कौन सिखाता है? AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल कितना तरीके का है? कौन सा? परचेज और सेल्फ जनरेटेड। बिजनेस के अंदर हम कौन सा गुडविल रिकॉर्ड करके रखते हैं? परचेज गुडविल को हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, राइट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? उसका हम एडजस्टमेंट करते हैं बिटवीन द पार्टनर्स। किस रेशियो में? गेनर टू सैक्रिफाइजर। कहाँ ओल्ड रेशियो में करते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमेशा किस रेशियो में एडजस्ट होगा? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। गेनर टू सैक्रिफाइजर होगा। क्लियर है? वेयर एज परचेज्ड गुडविल बाय डिफॉल्ट उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? राइट ऑफ करते हैं बिटवीन द एज पर विच रेशियो? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? देन गुडविल का एडजस्टमेंट किस किस सिनेरियो में करना पड़ेगा अपने को? चेंजेस इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब सिनेरियो में अपने को क्या करना है? गुडविल का एडजस्टमेंट करना होता है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? देन गुडविल कैलकुलेट करने का कितना तरीका है? कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एन्युटी मेथड, राइट। एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हैं अपन? पहले पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं? एबनॉर्मल लॉसेस एड बैक होगा, एबनॉर्मल गेन्स माइनस होगा। कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने में गलती किया है तो उसको ठीक करोगे। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर और क्या था? क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन, जिसका इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक में भी जाता है। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ी किया होगा तो हमें 2 साल उसको ठीक करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो वो सारा करने के बाद हमें मिलता है एडजस्टेड प्रॉफिट। उस एडजस्टेड प्रॉफिट में इफ फ्यूचर का कोई एक्सपेंसेस जो हर साल इनकर करना है तो वो भी हम काउंट करेंगे, राइट। देन वी विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? गुडविल मिल जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कैसे निकालता है? वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हमें कभी भी कैलकुलेट नहीं करना। इफ क्वेश्चन में नहीं दिया तो क्या करोगे? 1 अज्यूम 1 करेंगे। क्लियर है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या करना था? वेट से मल्टीप्लाई करना था। वेट से जो भी मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट आया उसको हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। वेट्स कैसे अलॉट करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट दिया जाएगा। वेट्स को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल हैव वेटेड प्रॉफिट, राइट। टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा गुडविल। क्लियर है ये चीज? दैट वाज माय वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट में क्या करना था? सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। उसी को हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। एवरेज प्रॉफिट जैसे अभी हमने डिस्कस किया, या फिर एवरेज प्रॉफिट बोलो या एक्चुअल प्रॉफिट बोलो, बात एक ही है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालना है? मार्केट रेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसमें यदि कोई रिस्क है तो उसको हम ऐड कर लेंगे। इफ रिस्क वगैरह नहीं है तो जो मार्केट रेट है वही मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बन जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है? टोटल नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है। और एक तरीका था कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो वी विल हैव टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस। इज इट क्लियर? देन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये सबसे पहले हम लोग जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100। देन उसको कंपेयर किससे करते हैं? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो वी विल डिफरेंस इज ट्रीटेड एज गुडविल ऑफ द बिजनेस। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन में क्या करते हैं? यहां तक क्लियर था? कोई दिक्कत नहीं है। एन्युटी, एन्युटी कब लगाएंगे? क्वेश्चन बोलेगा तब। पहला बात ये। दूसरा, सुपर प्रॉफिट में
मेथड में जब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एक ईयर से ज्यादा होगा तब हम लोग एन्युटी मेथड का भी यूज कर सकते हैं। एन्युटी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट का। सबसे पहले एन्युटी से जो इंटरेस्ट रेट है उससे हम एन्युटी फैक्टर निकालेंगे। एन्युटी फैक्टर कैसे निकालते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर करके इक्वल्स टू कैलकुलेटर में एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। तो जो मेरा सुपर प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई बाय एन्युटी फैक्टर करोगे, वी विल हैव प्रेजेंट वैल्यू, उसका टोटल कर दोगे, दैट विल बी योर गुडविल। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो एन्युटी में अपन क्या करते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी काउंट करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन पार्ट में? सबका क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब उसके बाद में हमने सीखा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, राइट? अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिंपल सा फंडा है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कोई भी सिनेरियो हो जाए, कोई भी सिनेरियो, चाहे चेंजेस इन पीएसआर, चाहे एडमिशन, चाहे रिटायरमेंट, चाहे डेथ, कुछ भी हो जाए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे ट्रीट करेंगे हम? गेनर टू सैक्रिफाइजर एज पर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले फॉर्म का गुडविल कैलकुलेट करेंगे, उसमें जितना गेनर का हिस्सा है, जो गेनिंग रेशियो आया है, वो मल्टीप्लाई करके हम गेनर से लेंगे और किसको दे देंगे? सैक्रिफाइजर को दे देंगे। हमेशा और हमेशा यही करना है। सिर्फ एक सिनेरियो अलग हो सकता है सेल्फ जनरेटेड के लिए, क्या? और एक था ना चार्ट में, रेज एंड राइट ऑफ। अरे करते वही है, लेकिन यदि क्वेश्चन बोल दिया रेज एंड राइट ऑफ तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी गुडविल आपने फॉर्म का कैलकुलेट किया है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो किस रेशियो में रिकॉर्ड करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, एंड देन अगेन उसको राइट ऑफ कर देंगे। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में उसको राइट ऑफ कर देंगे। समझ में आया कहानी? क्लियर है? तो ऑटोमेटिकली गेनर टू सैक्रिफाइस। तो सेल्फ जनरेटेड हमेशा यही करना है, कोई भी चैप्टर हो, कैसा भी सिनेरियो, राइट? अब परचेज गुडविल कहां दिया हुआ रहेगा? बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ रहेगा। हमेशा क्या करना है परचेज गुडविल का? बाय डिफॉल्ट राइट ऑफ करेंगे। किसके बीच में? किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोल दिया बैलेंस शीट के वैल्यूज को ऑल्टर नहीं करना, तब एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? गेनर टू सैक्रिफाइजर, गेनर टू सैक्रिफाइजर। इज इट क्लियर? अब जब नया पार्टनर एडमिट होता है, एक सिनेरियो सीखा था, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लाना ही होगा। हम पार्टनर को बिना कैपिटल के पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन विदाउट प्रीमियम फॉर गुडविल हम नहीं बनाएंगे। इफ नया वाला पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो एंट्री क्या करेंगे? अरे वो पैसा लेके आ रहे हैं ना, तो पैसा लेके आएगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इफ वो पैसा नहीं लाया तब क्या करोगे? उसका कैपिटल से ले लेंगे। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब सोचो, जो पार्टनर आ रहा है वो तो गेन कर ही रहा है, लेकिन उसमें से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो भी फ्यूचर में गेन करेंगे। तब क्या करोगे? वो दोनों मिलकर हम दोनों से लेंगे। जो गेन कर रहे हैं हम सबसे लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ नया पार्टनर से लेना है। इफ कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर भी फ्यूचर में गेन करने वाला है तो आज ही हम उससे लेंगे और उतना शेयर हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे। इज इट क्लियर? दैट वाज द ओवरऑल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने सर्टेन क्वेश्चंस भी किया था, कैलकुलेट करना सीखा था। एक कंसेप्ट जो अपन को सीखना है दैट इज द हिडन गुडविल। लुका छुपी बहुत हुई, आज हम निकालेंगे। अब हिडन गुडविल निकालेंगे। बहुत छुप गया, ये कहीं तो छुप के बैठा है। अब ये हिडन गुडविल कंसेप्ट नॉर्मली काम आएगा एडमिशन के टाइम में, ठीक है। नॉर्मली एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जब होता है तब हिडन गुडविल का काम आता है, ठीक है। अब जब भी नया पार्टनर एडमिट हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाना पड़ेगा। नया पार्टनर एडमिट हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाना ही होगा ना उसको। चाहे भगवान श्री राम आके बोल दे कि यार इसको बिना प्रीमियम फॉर गुडविल के पार्टनर ले लो, लेंगे क्या? नहीं। हम उनको बोलेंगे भगवान जी हम कैपिटल नहीं लेंगे इससे, जाओ, 1 रुपए इसको लाने का जरूरत नहीं। लेकिन जो रेपुटेशन हमने बनाई है, फ्यूचर में तो ये उसका हिस्सा लेके जाएगा ना, तो उसका हिस्सा तो देना पड़ेगा, राइट। तो वो हिस्सा निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? बिजनेस। यदि आउट ऑफ द बॉक्स सेटलमेंट हो गया, बिजनेस के बाहर तो एंट्री नहीं करना। बट द प्रॉब्लम इज दैट ये सब करने के लिए मुझे फर्म का गुडविल चाहिए, और फर्म का गुडविल निकालने के लिए मुझे प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट चाहिए।
या कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, कुछ तो चाहिए। इफ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा तो एवरेज प्रॉफिट करके निकाल लेंगे या वेटेड एवरेज करके निकाल लेंगे। यदि सुपर प्रॉफिट बोलेगा तो मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड भी चाहिएगा, सब कुछ चाहिएगा। लेकिन सोचो क्वेश्चन में कोई रास्ता ही नहीं है गुडविल निकालने का। क्वेश्चन हैज गिवन नो वे टू कैलकुलेट द गुडविल। कोई रास्ता नहीं बताया, कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कोई मेथड नहीं प्रिस्क्राइब किया कि इस तरीके से आप गुडविल निकालो। फिर भी गुडविल तो निकालना पड़ेगा ना, उसी कंसेप्ट को अपन बोलते हैं हिडन गुडविल। जब क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं दिया हुआ तो आप ये नहीं बोलोगे कि इस क्वेश्चन में तो गुडविल निकालना ही नहीं है। गुडविल तो हमेशा निकालेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कैसे निकालेंगे समझना, लिखना इसमें it is normally calculated at the time of admission of a partner when no method for calculation of goodwill is given in the question। नॉर्मली सबसे बड़ा गलती जो एज ए स्टूडेंट लाइफ आप जो करते हो ना, आपको जो बोला जाता है रिवाइज कर, आप ऊपरा ऊपरी देखते हो। ईच एंड एवरी नोट जो आपको लिखाए जाते हैं ना, वो बहुत शांति से पढ़ने चाहिए। अपने दिमाग को बार बार प्रोसेस करवाना चाहिए। जितने बार आप प्रोसेस करवाओगे एक सब्जेक्ट में, आप उतने स्ट्रांग होते जाओगे। हर एक मैक्सिमम स्टूडेंट का यही गलती है, तो ऊपरा ऊपरी निकल जाते हैं। वो इसमें तो ऐसे ऐसे था, ऐसे था, वर्ड्स अच्छे से पढ़ते नहीं है, क्या लैंग्वेज लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा, ठीक है। और नोट्स इतना सही तरीके से बना हुआ आना चाहिए कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। ये कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है या कुछ नहीं कहीं पे लिखा हुआ, इस तरीके से नहीं है। हम जितने भी नोट्स बना रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक अ हैंडमेड नोट्स। यदि तुम घर पे बैठ के पढ़ के बनाते तो यही सब ऐसी तरीके से लैंग्वेज यूज करते। तो घर पे भी पढ़ो तो खुद की कॉपी तो पहले ऐसे मेंटेन करो कि खुद को मन करे, राइट। प्लस ऐसे होना चाहिए कि मेरी कॉपी कोई लेके चला जाए तो उसको सारी चीजें समझ में आ जाए। जिस दिन आपने उस स्ट्रेटेजी से पढ़ाई चालू कर दिया, ट्रस्ट में आपके नोट्स बनने बहुत स्मार्ट नोट्स बनेंगे। क्योंकि फिर आप ये सोचोगे मुझे तो पढ़ना ही है यार, मैं जो लिख रहा हूँ यदि मुझे ही नहीं समझ में आ रहा तो कल को मैंने किसी को ये नोट्स ट्रांसफर किया तो उसको कैसे समझ में आएगा। ऐसा होना चाहिए साला मेरा कॉपी लेके जा, तुझे कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, तू बस नोट्स को बहुत सिंसियरली पढ़ना, हर एक कैलकुलेशन को अच्छे से पढ़ना, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, हो जाएगा तेरे से, ठीक है। उस तरीके से हैबिट डेवलप करो। तो हिडन गुडविल क्या है? नॉर्मली एडमिशन के केस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कब करता है? जब हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल नहीं है। मेथड का मतलब है एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, सुपर, या फिर कैपिटलाइजेशन या एन्युटी ऑफ सुपर, वो सब कुछ भी नहीं मेंशन है, तब हमें हिडन गुडविल का यूज करना पड़ता है, राइट। तो क्या करेंगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ goodwill, firstly calculate, for calculation of goodwill, firstly calculate total capital of the firm taking new partners capital as base। क्या करेंगे हम सबसे पहले? फर्म का टोटल कैपिटल निकालेंगे, किसको बेस लेके? ऐसा थोड़ी ना लिखा पार्टनर्स कैपिटल, नया पार्टनर किसका कैपिटल बेस लेंगे? नया पार्टनर का जो कैपिटल है, यानी जो नया अभी अभी एडमिट हुआ है, उसने जो जितना पैसा बिजनेस में लगाया उसको बेस लेंगे। सपोज कोई एक पार्टनर है, ए और बी पहले से पार्टनर थे 1:1 के लिए, उनका एक एक्स अमाउंट का कैपिटल था। सी एक नया पार्टनर आया फॉर 1/3 शेयर, सी नया पार्टनर आया फॉर 1/3 शेयर,
और उसके लिए उसने बिजनेस में 90,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? यदि कोई एक पार्टनर अपने 1/3 हिस्से के लिए 90,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो बिजनेस का बोले तो पूरा 1 हो जाएगा। इफ 1/3 के लिए 90,000, तो कंप्लीट बिजनेस के लिए कितना हुआ? 2,70,000 कैसे निकाला? 90,000 इंटू 3/1 रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो यानी फर्म का टोटल कैपिटल सारा पार्टनर को मिला के 2,70,000 होना चाहिए, राइट? इफ उससे कम है, इफ उससे कम है यानी इतना होना चाहिए, इफ उससे कम लगा रखा हुआ फिर भी धंधा चल रहा है, इसका मतलब बिजनेस का गुडविल है। लगा हुआ होना चाहिए 270 और सपोज इन्वेस्टेड है 1,80,000, तो ये जो 90,000 जो डिफरेंस है, कम लगा के भी हमारा काम चल रहा है, वही हमारी बिजनेस की गुडविल। समझ में आया? क्लियर है? तो कैसे हाँ, तब अलग सिनेरियो, तब डिस्कस करेंगे। तब उसमें क्या होता है पता है? हिडन गुडविल नहीं होता। फिर क्वेश्चन गुडविल कैसे निकालना है वो मेथड बता देता है, फिर उसका कैपिटल कैसे निकालना है वो अलग कहानी है, ठीक है? वो नॉर्मली हम कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट में सीखेंगे। हिडन गुडविल में ध्यान रखना, एडमिशन के केस में हिडन गुडविल कंसेप्ट है तो नया वाला पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ रहेगा, अदरवाइज उन लोग क्वेश्चन नहीं बनाएंगे वैसा सिनेरियो वाला, ठीक है? तो अब फर्म्स कैपिटल कैसे निकलेगा? न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ ही शेयर। जो पार्टनर है उसी के शेयर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे secondly calculate total existing capital of firm। मतलब कैलकुलेट टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ फर्म, मतलब एट प्रेजेंट फर्म का कैपिटल कितना है, राइट? तो एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या हो जाएगा? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, तभी तो फर्म का एग्जिस्टिंग कैपिटल आएगा। मतलब सब कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, रिजर्व्स, वो सब प्लस माइनस करने के बाद जो कैपिटल बैलेंस है वो ऑन द डेट चाहिए रहेगा। हाँ, जिस दिन हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं उस दिन का कैपिटल बैलेंस चाहिए, ठीक है? तो वो ऐड करेंगे तो हमें एग्जिस्टिंग कैपिटल मिल जाएगा। तो गुडविल ऑफ द फर्म जिसको हम लोग हिडन गुडविल बोलते हैं, स्टेप 1 कैपिटल माइनस स्टेप 2 कैपिटल,
स्टेप 1 में क्या था? न्यू पार्टनर का बेसिस पे टोटल कैपिटल निकाला था। अब उसको कंपेयर कर रहे हैं किससे? एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो डिफरेंस है वही तो गुडविल है। सपोज कैपिटल होना चाहिए 2,70,000 और आपने इन्वेस्ट कर रखा है 3.5 लाख। सुनो सुनो अच्छे से सुनो मैंने क्या बोला। कैपिटल होना चाहिए 2,70,000 और आपने सबने मिला के इन्वेस्ट कर रखा है 3.5 लाख रुपए, 3,50,000। गुडविल है ही नहीं उस बिजनेस का। ठीक है, उस बिजनेस का ऐसे मत बोलना गुडविल नेगेटिव है। गुडविल नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है ही नहीं, जीरो या फिर पॉजिटिव, यानी उस क्वेश्चन में हमारा गुडविल है ही नहीं। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? सो दिस इज द वे वी कैलकुलेट हिडन गुडविल। एग्जाम्पल देखते हैं। A and B are two partners sharing profit and losses in the ratio, sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admitted C as a new partner for 1/5 share in profit. They admitted C as a new partner for 1/5 share in profit. C introduced rupees 2,50,000 as capital and sufficient amount for his share of goodwill. Sufficient amount for his share of goodwill. Adjusted capital of A and B on the date of admission was rupees 90,000 and 60,000 respectively. Pass necessary journal entry. Journal entries. क्या हो रहा है यहाँ पे? एक नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, उसको 1/5 शेयर मिलेगा। तो जब भी एक नया पार्टनर आता है तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि उसको जो ये मिल रहा है कौन दे रहा है? क्या इस क्वेश्चन में कहीं कुछ बोला है?
कुछ नहीं बोला है तो पुराने वाले पार्टनर दे रहे, किस रेशियो में दे रहे, पुराने रेशियो में, तो कहना इसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों ही होगा, दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया, जब कुछ नहीं बोलता है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि नया वाला पार्टनर 2,50,000 अपने हिस्से का कैपिटल ला रहा है, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाएगा, बट प्रीमियम फॉर गुडविल लाने के लिए तो बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में कोई मेथड है कैसे कैलकुलेट करना है, नहीं पता ना, इसका मतलब क्या है, हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ फर्म टेकिंग C's कैपिटल एज बेस, C का कैपिटल कितना, 2,50,000, उसका शेयर कितना, 150, रेसिप्रोकेट कर देंगे तो फर्म का कैपिटल आ जाएगा 12 लाख। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, ITR घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल निकालते हैं, एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, A प्लस बी प्लस सी, ए का एडजस्टेड कैपिटल कितना, बी का और सी का, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, 4 लाख। बिजनेस में 4 लाख लगा हुआ है, होना कितना चाहिए, 12 लाख। तो मेरा हिडन गुडविल कितना हो गया, 12,50,000 माइनस 4 लाख, 8 लाख। समझ में आया कंसेप्ट, भूसी पैसा, दिमाग में गया, इसका 1/5 देगा, ये तो फर्म का गुडविल हुआ, ये तो फर्म का गुडविल है एट प्रेजेंट, therefore C शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 8,50,000 इंटू 1/5, 1,70,000। अब एंट्रीज क्या क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, एक तो उसने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल कितना, 2,50,000, being capital introduced by C। क्लियर है, उसके बाद फिर वो अपना प्रीमियम पर गुडविल ला रहा है या नहीं ला रहा है, नहीं लाता तो उसके कैपिटल से लेते, लेके किसको दे देते, सैक्रिफाइसिंग कौन है यहाँ, तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, किस रेशियो में देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, $1,02,000, 68,000 being premium for goodwill credited to sacrificing partner।
क्या लगता है, समझ में आया या नहीं आया? हाँ, और तो कुछ था ही नहीं ना, और ट्रांजेक्शन है नहीं। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? हिडन गुडविल, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, द वे आप लोग को नोट्स लिखाया गया, प्लीज जब आप कंसेप्ट रिवाइज करो तो पूरा थॉरोली अच्छे से माइंड खोल के फ्रेश माइंड से पूरा पढ़ो समझो, ठीक है, एंड देन क्वेश्चन करो। कभी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट रिवाइज करने की कोशिश करते हो। पहले कंसेप्ट रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन को करो, और फिर क्वेश्चन में जहां अटकते हो वापस जाओ, पढ़ो कि तुमने ऐसा क्या गलत पढ़ लिया कि तुम कर नहीं पा रहे, कि उस सिचुएशन के लिए हमने क्या लिख रखा है कॉपी में, फिर पढ़ो समझो एंड देन करने जाओ, देखना कोई भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थंब रूल होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, बस उस प्रोसेस से चलते रहे। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। तो आई थिंक हमने गुडविल रिलेटेड अपना पूरा का पूरा स्टडी मेट कवर कर लिया, ठीक है। अपना प्रोसेस रहेगा, पहले फंडामेंटल्स कवर किया, अभी गुडविल कवर कर लिया हमने, कुछ ट्रू और फॉल्स वगैरह बाकी है जो अभी सारा डिस्कस कर लेंगे, एंड देन फिर एडमिशन रिटर्न, ऐसे करके पहले पूरा स्टडी मेट कवर करेंगे, एंड देन फिर अपन क्या करेंगे, पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपीज उठाएंगे और देखेंगे क्या अपन कर पा रहे हैं क्या। क्योंकि एक बार स्टडी मेट में कमांड आ गया तो ट्रस्ट में आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि स्टडी मेट में कमांड का मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है तो फिर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हाँ कर सकते थे, कर सकते थे, हाँ एक ही एंट्री कर सकते थे, मैंने तो समझाने के लिए दो अलग अलग एंट्री कर दिया, इवन 3 एंट्री भी हो सकता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में, एक एंट्री करेगा तो चलेगा, चलेगा एकदम चलेगा, आईसीए तो कुछ नहीं करेगा ना, कुछ ना करेगा। चलिए जो अपना स्टडी मेट में पेंडिंग बचा है उसको कवर अप करते हैं, शायद सब कुछ कवर हुआ अपने नोट्स में। Goodwill is intangible asset, therefore it cannot be valued। क्या बात बोलता है, इंटेंजिबल तो वैल्यू नहीं कर सकते क्या? हमने तो कितने सारे मेथड्स पढ़े गुडविल वैल्यू करने के, ठीक है। देयर आर न्यूमरस मेथड्स टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल सच एज एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, कितना कुछ है भाई, झूठा झूठा बोलता है इन लोग, गुमराह कर रहा है, ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। हाँ यस, गुडविल वैल्यू करना ही पड़ेगा अपने को जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को रिवर्स करके लिख देंगे वापस। यस, गुडविल हैज टू बी कैलकुलेटेड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। हाँ, बस उसी लैंग्वेज को आपको क्या करना है, घुमा के लिख देना है, क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट तो अपने आप में ट्रू है ना, आप उससे ज्यादा उसमें करोगे कि भी क्या, कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज? लेकिन ये ध्यान रखना, घर पे एक तो प्रैक्टिस होना चाहिए प्लस राइटिंग हैबिट्स होना चाहिए। ट्रू और फॉल्स वर्बली नहीं होना चाहिए, ट्रू और फॉल्स आपको एक बार कॉपी में लिखना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना है, वी हैव टू राइट द रीजंस आल्सो। अभी तो ऐसा लगता है हाँ ये रीजन डाल देंगे, जब पेन और पेपर हाथ में होता है ना, क्या लिखना था, क्या लैंग्वेज बनाऊं, फंस जाता है। इससे अच्छा घर पे ही ट्रू और फॉल्स पूरा कॉपी में सॉल्व होना चाहिए, ताकि जब आप रिवाइज करोगे अपनी कॉपी से तो यू नो व्हाट टू राइट और एग्जाम में वैसा लिख पाओगे। क्लियर है? गुडविल is the value of reputation of a firm in respect of profit expected in future over and above the normal rate of profit। यही लिखा था, दो रीजन, इट इज द रेपुटेशन एंड एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, तो ट्रू। बस इसी स्टेटमेंट को वापस लिख देंगे। At the time of admission or retirement of a partner, goodwill can be raised in the books of accounts and shown as an asset। गुडविल हम कभी रेज करते ही नहीं, राइट? हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं बिटवीन द पार्टनर एज पर गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो। क्लियर है? गुडविल कौन सा रेज होता है?
परचेज्ड गुडविल, सिर्फ परचेज्ड गुडविल हमारे बुक्स में आती है, बाकी तो सेल्फ जनरेटेड रेज करके तुरंत राइट ऑफ भी तो कर देते हैं हम, तो बुक्स में तो कभी आता ही नहीं है एज एन एसेट। क्लियर है? हाँ, कोई इफेक्ट ही नहीं होता, तो गुडविल तो एसेट साइड में दिखता ही नहीं है ना। इन लोग तो बोल रहे हैं कि ऐसी कंसेप्ट है, बना दिया बनाने वाले ने, उसको पकड़ना तो मुश्किल है, दया को बुलाना पड़ेगा। Only simple average method can be used for valuation of goodwill। क्या बात बोलता है, वेटेड एवरेज भी तो है, सुपर प्रॉफिट भी है, कितना सारा मेथड है, इनको लगता है अपन को कुछ नहीं आता है। सुपर प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। ट्रू, नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा हम कमा रहे हैं उसी को तो अपन सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट मींस प्रॉफिट अर्न्ड बाय सिमिलर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। ट्रू, normal profit depends upon normal rate of return and past profits। past profits पे डिपेंड करता ही नहीं है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट, किस पे डिपेंड करता है? कैपिटल एम्प्लॉयड पे। नॉर्मल रेट तो दिया हुआ ही है, नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, ये तो सही है, लेकिन पास्ट प्रॉफिट्स पे थोड़ी निकालते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालते हैं हम लोग। क्लियर है? At the time of admission or retirement, since goodwill cannot be raised in the books of accounts, is recorded through capital accounts of the partners। Why false? तो कैपिटल अकाउंट से तो एडजस्ट करते हैं गेनर टू सैक्रिफाइजर। ठीक है, तो बोला गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट ही तो ऊपर नीचे हो रहा है। हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते उस गुडविल को, लेकिन पार्टनर्स के बीच में तो एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट करने के लिए हम उनके कैपिटल को ही तो यूज करते हैं। ठीक है, ये जो कैपिटल अकाउंट वो जब एडजस्ट करते हैं गुडविल से, हाँ, तो ये पार्टनर्स कैपिटल फिर तो बैलेंस शीट में आते हैं, ये कैपिटल अकाउंट में होगा। कैपिटल तो चलता ही रहेगा, गुडविल थोड़ी ना है अलग से एसेट बोल के। अलग से नहीं, कैपिटल, एक का कैपिटल बढ़ा और एक का कम हो गया, ओवरऑल बिजनेस में तो कोई इंपैक्ट नहीं हुआ ना, वैसे ही रहेगा। बैलेंस शीट का टोटल तो उतना ही रह गया। एक का 10,000 था उसको 8 कर दिया, और एक का 8 था उसको 10 कर दिया, लेकिन टोटल तो वही रहा तुम्हारा। इसी बात पे नंबर 10, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड इक्वली बाय ओल्ड पार्टनर। Sacrificing ratio, it is shared in the shared in the sacrificing ratio, not old ratio। तो ये भी false। बढ़िया, क्या पता कोई दिन आईसीआई जगह बोला अब से हम फाउंडेशन में भी एमसीक्यू डाल देते हैं, 20-20 मार्क का, 30-30 मार्क का, क्लैरिटी आ जाएगा, आपका कंसेप्ट्स का क्लैरिटी आ जाएगा, इसलिए कर लेते हैं, चैप्टर पूरा अच्छे से कवर अप हो जाएगा। Goodwill brought in by incoming partner in cash for joining in a partnership firm is taken away by the old partner in their। अभी तो किया था लास्ट वाला, ट्रू और फॉल्स। देख लो देख लो, चलो चलो नंबर 2, न्यू कैसे होगा बाबू? जो भी पार्टनर गुडविल लेके आता है वो हम किसको देते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नंबर 2 सेल्फ करो, सभी मैं करा दूंगा तो फिर आप लोग का दिमाग नहीं चलेगा। सबका निकल गया? यस, बाकी सबका निकला 3:1।
गुडविल, नेचर ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लोकेशन ऑफ द कस्टमर। एक्सेप्ट पूछा यहाँ पे, तो नेचर तो अफेक्ट करता है भाई गुडविल को। नेचर किस बिजनेस का है तुम्हारा, वो तो अफेक्ट करता है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ये भी मेरे गुडविल को इंपैक्ट करता है, लेकिन लोकेशन ऑफ द कस्टमर कहां पे, उससे क्या मतलब है? तुम्हारा धंधा कहां पे, उससे फर्क पड़ता है। कस्टमर कहां है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना। क्लियर है? नंबर 4, हाँ क्या चीज? इधर ए और बी होगा, सी होगा। वेटेड एवरेज में क्या फर्क पड़ता है? एक साल का बड़ा भाई दूसरे साल का कम नहीं हो सकता। वेटेड एवरेज तभी काम आता है जब कंटिन्यूअस प्रॉफिट बढ़ रहा है या कंटिन्यूअस प्रॉफिट गिर रहा है। क्यों? क्योंकि जब फ्लक्चुएट होता है ना, जब फ्लक्चुएट होता है तो एवरेज प्रॉफिट ज्यादा काम का है, लेकिन कंटिन्यूअस बढ़ रहा है मेरा, तो मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए? लेटेस्ट ईयर को देना चाहिए, फिर उससे कम इंपॉर्टेंस पुराने वाले ईयर को। कंटिन्यूअस गिर रहा है तो इंपॉर्टेंस किसको दूं? जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है अभी ईयर में, उसको दूंगा ना। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेरा कहां पे ज्यादा फ्रूटफुल है? where my profit trend is either increasing or either decreasing, तो इधर ए और बी। हाँ, तभी वेट्स देना फायदेमंद है ना। तुम कभी 30% ला रहे हो, कभी 40 ला रहे हो, कभी 20 ला रहे हो, कभी 80 ला रहे हो, कभी 60 ला रहे हो, वेट्स देके क्या फायदा? समझ ही नहीं आ रहा किसको इंपॉर्टेंस दे, तब एवरेज करो। लेकिन तुम्हारा ग्रोथ ऐसा है 30, 35, 40, 60, 75, 80, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे? 80 वाले को, फिर उससे कम, यानी वहां वेटेड एवरेज काम करे। इसी बात में मेरे को नंबर 5 बताओ। वेरी गुड। कीजिए कि एकदम दिमाग लगा के ईमानदारी से सॉल्व कीजिए, जो आएगा वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज गलत हो रहा है, दिक्कत नहीं, सीखने के लिए आए हैं। करो, खुद से करो।
हाँ जी, 8750 किसी का 8750 आया, बाकी लोग 8750 और बाकी लोग। इजी सा क्वेश्चन है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 4 ईयर का दिया हुआ है। कौन सा मेथड यूज करता है? क्या चीज बोला? कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बोल तो दिया सुपर प्रॉफिट। तो 10,000 माइनस में था 2018-19 में, 19-20 में क्या है 2500 माइनस में, 2021 में 98,000 प्लस में हम, और 21-22 में 76,000 प्लस है। The average capital employed in the business is 2 lakh. The rate of interest expected from capital invested is 12%. The remuneration of partner is estimated to be 1,000 per month, not charged in the above profit or loss. अब देखो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, तो 24,000 नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं 98,000 plus 76,000 minus 12,500 divided by 4 एवरेज प्रॉफिट। इसका एवरेज करेंगे तो 40375 है, ठीक है। लेकिन फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, हर साल पार्टनर का रिम्यूनरेशन भी काउंट करना है। पार्टनर का रिम्यूनरेशन कितना हो जाएगा? रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 1,000 पर मंथ। तो 1,000 रुपए पर मंथ मतलब पूरा साल का 12,000। ये तो एक पार्टनर को, मिनिमम 2 पार्टनर तो होगा। तो 24,000 एवरेज प्रॉफिट से एक बार में माइनस कर देते हैं, तो दैट्स माय एक्चुअल प्रॉफिट। नहीं, कितना था यहाँ पे और कुछ लिखा था, द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू ईयर्स एवरेज। हमने अभी तक रिम्यूनरेशन नहीं चार्ज किया 1,000 पर मंथ इन द अबव लॉसेस स्लैश प्रॉफिट। तो रिम्यूनरेशन जब चार्ज करेंगे तो कितना चार्ज करेंगे? 12,000। 12,000 चार्ज हो जाएगा मेरा, तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? बोलो बाबा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना एक चीज गड़बड़ी है, टाइपिंग एरर। पहला बात है क्या एरर है, ये देखो, रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स वर्ड यूज कर दिया। पार्टनर्स का मतलब क्या होता है? 2 लोग कम से कम। तो रिम्यूनरेशन हटाऊंगा तो मैं 2 का हटाऊंगा। एस्टिमेटेड टू बी 1,000 पर मंथ। अब इनका सेकंड एजम्पशन क्या है पता है? दोनों का मिला के 1,000 पर मंथ है। दोनों पार्टनर का मिला के 1,000 पर मंथ है, तो पूरा साल का कितना हुआ? तो 12,000। तो मेरे पास मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 28,375, राइट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 4,375 इज माई सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना? 8,750। नहीं, हाँ नहीं, यहाँ पे द रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 1,000 पर मंथ। ऐसे नहीं लिखा, द रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 1,000 पर मंथ ईच पार्टनर। तो 98,000 तो हमने एवरेज में से एक बार में निकाल दिया। तुम हर साल 12,000 माइनस करो या फिर एवरेज प्रॉफिट में से 12,000 माइनस करो, बात तो एक ही है। तुम 4 साल 12 माइनस करोगे और उसका एवरेज करोगे तभी भी तो 12 ही आएगा। तुम एवरी ईयर माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तभी भी आंसर सेम आएगा। 10,000 से -12 कर देगा तो तुम्हारा -22 चला जाएगा। 2,500 में -12 करेंगे तो 12,000 -14,500 हो जाएगा। वैसे 98,76 से करो, फिर एवरेज निकाल लो, तो एवरेज तुम्हारा 28,375 भी आएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलो लास्ट क्वेश्चन करो। इसका ए है, इसका
बाकी लोग रीड करो। आपके पास ओल्ड रेशियो है, आपके पास न्यू रेशियो है, क्या करो, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, तो पता चल जाएगा कौन गेनर है कौन सेक्रीफाइजर है, और गेनर से लेना है और सेक्रीफाइजर को देना है। ए का ओल्ड रेशियो 3/6, न्यू रेशियो 2/5, 3/30 पॉजिटिव आ रहा है, ओल्ड माइनस न्यू करने से पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस। नेगेटिव आ रहा है मतलब गेन। नेगेटिव आ रहा है मतलब गेन, तो बी और सी गेन कर रहे हैं तो उन लोग को डेबिट होगा, तो सिर्फ पहला में ही तो बी और सी को डेबिट किया है। पहला बात है सेल्फ जनरेटेड एंट्री के अंदर में क्या हम गुडविल रिकॉर्ड करते हैं क्या, तो गुडविल तो रिकॉर्ड ही नहीं होता है। एडजस्ट करेंगे गेनर टू सेक्रीफाइजर, तो गेनर है बी और सी और सेक्रीफाइजर है ए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। समझ में आया? So with this we cover our entire conceptual learning related to partnership fundamentals and goodwill। अभी भी किसी को दिक्कत है तो आराम से पीछे जाना, सारे लेक्चर्स एक बार कवर कर लेना, 2x में जैसे भी देखो एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो फंडामेंटल्स में क्या सीखा और क्या सीखा, क्योंकि क्या होता है इन्हीं में से कुछ बेसिक इजी क्वेश्चन आता है, तो इन्हीं में से आता है, राइट? तो वो अच्छे से रिवाइज कर लेना। इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट वी विल डू, विल स्टार्ट विद द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वहां पे अपन कैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व रिवैल्यूएशन का क्या कहानी होता है वो सब करना सीखेंगे, एंड देन धीरे धीरे करते करते फटाफट अपना पार्टनरशिप कवर हो जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? यूटिलाइज योर टाइम, प्रॉपर रिवीजन, व्हेन यू डू रिवीजन डू रीड द नोट्स थॉरोली, कि क्या क्या अपने ब्रेन को प्रोसेस करवाओ, बोलो उसको, जब आपके दिमाग में कुछ नहीं जाता थोड़ा तेज लाउडर पढ़ो, वर्बल आउट करो, अपने सामने कैरेक्टर पकड़ लो और सोचो कि तुमको उसे समझाना है, तो तुम उसे समझाओगे तो कैसे समझाओगे, तो जब तुम उसे समझाने लगोगे तुम्हारा ब्रेन अपने आप समझने लगेगा। क्लियर है? आई बात समझ में? ज्वाइन कर लेना। किसी का कोई भी डाउट है तो आई एम रेडी टू टेक द डाउट्स। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन को लेके, कोई भी कंसेप्ट को लेके, तो अपन कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।